हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सक्सेस नेत्रा और आज जो है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 41 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका स्टार्टअप इंडिया है वो क्या होता है, यानी कि उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में देखेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में काम करता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। इसके बाद में देखेंगे जो आपकी जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी नीड क्या थी कि हमको लेके आना पड़ा। देन हम देखेंगे इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं, 3 वो कौन कौन से हैं जिस पे पूरा जो ये है स्टार्टअप इंडिया हमारा प्रोग्राम बेस है। उसके बाद में देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया को लेकर वो क्या क्या है। इसके बाद में देखेंगे हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपकी स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करती हैं। और लास्ट में देखेंगे जो स्टार्टअप इंडिया को लेकर इंडिया के अंदर में जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। तो ये सब चीज़ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर या टेलीग्राम पर, हमें फॉलो भी कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा, हमारा हर जगह सेम हैंडल है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसा एफर्ट है जिसमें हम कोशिश करते हैं हमारे कंट्री के अंदर जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करने की, जिससे हम जो अपनी कंट्री के अंदर में जो नई फर्म्स हैं वो और अधिक लेवल पर जाके उनको लगा सकें। हमारी कंट्री के अंदर में जो नई फर्म है उनका अधिक इमर्ज हो वो, और लॉन्ग टर्म हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हम लेके चल सकें। और हमारी कंट्री के अंदर में जो एक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है एक उसको हम टैकल कर सकें, यानी कि लार्ज स्केल पर हम जो जॉब का क्रिएशन है वो कर सकें। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो इंटरप्रेन्योर्स है उनको पावर करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, नई फर्म को और सेटअप करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए, साथ में अपनी कंट्री के अंदर जो जॉब क्रिएशन का जो इशू है उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें ये लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया था 16 जनवरी 2016 को, 2016 को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है, देन आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। और अगर हम पूछ लें कि इसका जो डिपार्टमेंट है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में वर्क करता है, देन है इसका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इस डिपार्टमेंट के अंदर में ये वर्क करता है। और इसको लॉन्च किया था तब तक उस समय के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे, श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। होपफुली आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो चीज़ें थी सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अगर हम बात करें जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी नीड क्या थी, इसकी जो है आवश्यकता वो क्या थी। हमारी कंट्री के अंदर में एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि हमारी कंट्री के अंदर में 70% ऑफ फाउंडर्स है, यानी कि ऐसे लोग जो नई फर्म या नया बिजनेस कोई सेटअप कर रहे हैं उसके अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो 35 ईयर से कम एज के, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो यंग इंटरप्रेन्योर्स है उनकी जो संख्या है वो अप्रोक्स 70% के आसपास है, जो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो उनको हमको सपोर्ट करना था, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे ये एक किसी ना किसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट थी। देन हम स्टार्टअप इंडिया लेके आए। इसके बाद में जो हमारी कोई फर्म या कोई हमारा एंटरप्रेन्योर है, कोई सेटअप करना चाह रहा है, कोई नई फर्म को लगाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ चीज़ें थी जिनका उसको सामना करना पड़ता है। एक तो उसको जो क्रेडिट है, यानी कि जो लोन वगैरह है उस लेने में उसको दिक्कत आती थी। वो सब चीज़ें, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी भी उस लेवल पे व्यवस्था नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी, उसको कनेक्शन को लेकर, या जहाँ पे रूरल एरिया में लगाना चाहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं है, वो सब चीज़ें लेकर दिक्कत उसको आती थी। तो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था हमारी कंट्री के अंदर, वो सब दिक्कत देखने को मिलती थी। और उनकी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ ग्रीवेंसेज है, तो उनको सोल्व करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म की कहीं ना कहीं पर कमी थी, तो वो भी हमको देखने को मिलता था। तो इन सब इश्यूज को टैकल करने के लिए हमको किसी न किसी एक अम्ब्रेला स्कीम की रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद में जो हमारी कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको इंक्रीज हमको करने की रिक्वायरमेंट थी। हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी हमको बूस्ट करने की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो एक मुद्दा है बहुत ज़्यादा, वो है हमारी कंट्री के अंदर जॉब, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार का। और रोजगार का मुद्दा रहने के पीछे मेन कारण क्या है कि हमारी जो कंट्री जो इकोनॉमी है सीधा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर शिफ्ट कर गई है सर्विस सेक्टर के अंदर में। और जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर जो जॉब एम्प्लॉय एब्जॉर्बेशन जो उसकी कैपेसिटी है वो कम है।
एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अगर हमको जो जॉब वाला जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा है उसको अगर टैकल करना है तो हमको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मिसिंग है। तो उसके लिए हमको जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको भी बूस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो जॉब है और हमारी कंट्री जो एक्सपोर्ट है उनको हम बढ़ा सके, उसको हम टैकल कर सके। उसके लिए भी एक किसी न किसी स्कीम की रिक्वायरमेंट थी मोर जॉब क्रिएट करने के लिए। सेकंड है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर में अधिक लोगों के पास रोजगार होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमारा इम्प्रूव होगा। तो उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट थी। एंड अगर हमारी कंट्री को हमको सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर, यानी कि हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाना है, और जो कि हमारी कंट्री के अंदर इम्पोर्ट है, हमारी कंट्री की जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, उसको अगर हमको कम करना है तो उसके लिए भी हमको किसी एक स्कीम की एक ऐसे इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके आना था। इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इन सब चीज़ों को, इन सब इश्यूज को देखने के लिए गवर्नमेंट इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लेके आई जिसका नाम था आपका स्टार्टअप इंडिया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका स्टार्टअप इंडिया है उसका क्या उसकी नीड थी। सेम यहाँ पे आपके लिए मैंने हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब देख लेते हैं जो आपकी अगर किसी भी फर्म को, यानी कोई भी ऐसी फर्म है या कोई भी ऐसी कंपनी है जिसको कंसिडर किया जाएगा एज ए स्टार्टअप इन इंडिया, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। सबसे पहले है कि जो फर्म है जिसको स्टार्टअप इंडिया के अंदर में कंसिडर किया जाएगा उसके जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया के अंदर में होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि जो वो फंड है उसकी जो एज, जो वो फर्म है उसकी एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 2022 की बात करें तो जो फर्म है वो 2013 के बाद में, 2012 के बाद में अगर उसका सेटअप हुआ है देन ही उसको कंसिडर, मतलब ऐसी फर्म जिसकी एज जिसको रजिस्टर हुए मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं उसको स्टार्टअप कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देन उसको हम स्टार्टअप के अंदर में कंसिडर करेंगे। और उस फर्म के अंदर में एक पोटेंशियल होना चाहिए जॉब क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन का, उसको हम स्टार्टअप के अंदर में कंसिडर करेंगे। और वो कंपनी जो भी फर्म है वो कंसिस्टेंसली वर्क कर रही हो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के ऊपर और अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के ऊपर किसी भी इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, जिसके लिए उसको फंड ETC की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे आपके स्टार्टअप इंडिया के। सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिख दिया है। अगर हम बात करें जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उसके 3 मेन पिलर कौन कौन से हैं। 3 मेन पिलर है इसके। हैंड होल्डिंग के अंदर में क्या आता है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड ऑफ प्रोसेस एंड हैंड होल्डिंग। इसके अंदर में क्या आता है, अगर हम हैंड होल्डिंग की बात करते हैं, इसके अंदर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है कि अगर किसी भी कंपनी को रजिस्टर कर, किसी भी इंसान को, एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है तो उसके लिए वो कैसे रजिस्टर करा सकता है, उसको जो बैंक ETC बैंक आदि से उसको लोन क्रेडिट फैसिलिटी होगी वो किस प्रकार से वो ले सकता है, या उसका कोई कंसर्न है, कोई ग्रीवेंसेस है, उन सब चीज़ों को लेकर सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें वन विंडो सोल्यूशन, इस तरह का हमको एक मैकेनिज्म लेके आना है। तो इसको हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग। मतलब हमारी कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको कोई भी दिक्कत आती है तो गवर्नमेंट एज ए हैंड होल्डर उनका काम करेगी, उनको गाइडेंस का काम करेगी, उनको सपोर्ट करने का काम करेगी, उनकी ग्रीवेंसेस है उनको टैकल करने का काम करेगी। सेकंड क्या है कि फंडिंग एंड इनिशिएटिव। हमारी कंट्री के अंदर जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको इनक्रेज करना, कुछ ऐसा अगर हमको क्या तो उनको टैक्स में उनको छूट दे सकते हैं, एग्जेप्शन दे सकते हैं। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो आपका स्टार्टअप्स है वो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम हम लेके आ सके जिससे कि हमारी कंट्री के जो इन्वेस्टर हैं वो मोर क्रेजियस फील करें जो आपकी नई कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करने में। ऐसा इकोसिस्टम को तैयार करना था। और गवर्नमेंट को जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में पार्टनरशिप के साथ में इन सब चीज़ों को लेके चलना था। तो ये 3 मेन आपके स्टार्टअप इंडिया के पिलर थे, हैंड होल्डिंग, फंडिंग एंड आपका पार्टनरशिप। अब बात करें जो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्टार्टअप इंडिया को लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या इनिशिएटिव है। सबसे पहले है कि आपका जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस है गवर्नमेंट ने उसको रिड्यूस कर दिया है अप टू 80% तक। पेटेंट रजिस्ट्रेशन क्या होती है, मतलब मान चलिए कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, मैं कंपनी हूँ A, मैंने कोई एक प्रोडक्ट बना दिया है B। अब ये B प्रोडक्ट है, मेरा ये प्रोडक्ट बिल्कुल
यूनिक है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो किसी को मतलब मेरे प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना कर ले, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जाऊँगा और इसके पेटेंट राइट मैं ले लूँगा। तो उस जो पेटेंट राइट है ना कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कॉपी ना कर सके, क्योंकि मेरी इनोवेशन है उसको कॉपी करके मेरा जो रिवेन्यू है उसको वो कम न हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उस पर हम पेटेंट करा लेते हैं। तो पेटेंट कराने की जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिड्यूस किया है, जो है स्टार्टअप में को इंक्रीज़ करता है। आपकी जो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कहीं ना कहीं बैंकरप्सी यानी कि जो उन्होंने फंड लिया था उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं या उनको जो प्रॉफिट में नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इजी एग्जिट विंडो 90 डेज की एक इजी एग्जिट विंडो का उन्होंने प्रोसेस लेके आई है कि वह आराम से चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि हमारी कंट्री का जो बैंकरप्सी कोड था उसमें हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किए हैं। आपका जो पेटेंट एप्लीकेशंस है उसका फर्स्ट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करने का काम किया है। पेटेंट एग्जामिनेशन क्या है कि जैसे हम ने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसके जो पेटेंट है हम उसको पेटेंट राइट उसके चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को देखेगा कौन, इसकी चीज़ को एग्जामिन कौन करेगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो यूनिक है। पता लगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैं ए फर्म हूँ, मैंने बी प्रोडक्ट बनाया है और मैं कह रहा हूँ ये तो मेरा जो है इस पर मुझे पेटेंट राइट चाहिए। पता लगा कि जो प्रोडक्ट है वो किसी सी कंपनी ने पहले ही बनाया हुआ है, तो मुझे पेटेंट राइट उसके कैसे मिलेंगे। यानी कि जो मेरी पेटेंट की एप्लीकेशन है उसको एग्जामिन करना है, उसकी जांच करनी है कि हाँ मेरे पेटेंट राइट की जो एप्लीकेशन है वो सही है। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा डिले हमको देखने को मिलता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है कि जो आपकी जो पेटेंट के एग्जामिनेशन है उनकी जो एप्लीकेशन है उसका फास्ट रूप से तेज़ी से उसका निवारण हो सके। जो इनकम टैक्स है अगर कोई नई फर्म सेटअप करना चाहते हैं उसको मतलब कॉन्स्टेंटली 3 साल के लिए उनको टैक्स में एग्जाम्पशन दिया जाएगा। इसके साथ में क्रेडिट गारंटी फंड और स्टार्टअप्स के लिए हमारा क्रेडिट गारंटी फंड्स आपका फंड्स आपके बनाए जाए। क्रेडिट गारंटी फंड्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि जो लोन है अगर किसी स्टार्टअप ने जो है बैंक से लोन लिया है और किसी कारण से वो जो बैंक को वो लोन वो रीपे नहीं कर पाता है ड्यू टू लॉस, या फिर उसकी फर्म नहीं चल पाई, कुछ भी उसका जो आइडिया है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उसमें क्या होता है कि जो बैंक क्या करते थे कि जो नए स्टार्टअप थे उनको कहीं ना कहीं लोन देने में हिचकिचाते थे, हेजिटेट करते थे। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लोन दीजिए, अगर ये रिपे नहीं कर पाते हैं देन उनकी जो गारंटी है हमारी। तो क्रेडिट गारंटी फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं जिससे कि जो बैंक है वो आसानी से जो नए स्टार्टअप है उनको भी लोन दे सकें। 31 नए इनोवेशन सेंटर सेटअप किए गए हैं, 13 स्टार्टअप सेंटर आपके स्टार्टअप किए गए हैं, 7 रिसर्च सेंटर आपके स्टार्टअप किए गए हैं और 500 आपकी जो अटल इनोवेशन लैब है उनका सेटअप किया गया है स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ में ताकि जो हमारी कंट्री के जो स्टार्टअप है उनको फंड इजीली अवेलेबल हो जाए, तो उनके लिए 10,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है ताकि हमारी जो आपकी फंडिंग सपोर्ट हमारे कंट्री के जो स्टार्टअप है उनको हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर आपके जो स्टार्टअप फेस्टिवल्स हैं उनका आयोजन किया जा रहा है। स्टार्टअप टास्क शो का जो इनोवेशन जो है आपका उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आपका स्टार्टअप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, स्टार्टअप टाको शो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर स्टार्टअप फेस्टिवल हो जो आपका स्टार्टअप शो है तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है हमारी कंट्री के जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको, जहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके उनको फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि और वहाँ पे जो वो अपनी जो इनोवेशन है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो इनोवेशन उन्होंने जो इनोवेट किया है वो चीज़ को शोकेस कर सकते हैं और एक कोलैबोरेशन के लिए भी वहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है स्टार्टअप फेस्टिवल और स्टार्टअप टास्क शो के द्वारा। इसके साथ में अटल इनोवेशन मिशन है उसको लॉन्च किया गया है सेतु प्रोग्राम के साथ में, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव है आपके स्टार्टअप इंडिया को लेकर। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में भी हो गया है। अब बात करते हैं कि जो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करने के लिए वो कौन कौन सी है। एक आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। भारत को जो आपका आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की जो इंटरनल उसकी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो इतनी बूस्टअप कर देनी है कि हमको जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे हमको फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट पे निर्भर न रहना पड़े, यहाँ तक कि हम अपने जो एक्सपोर्ट है उनको हम बढ़ा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यानी कि अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्टअप करने के लिए। अटल इनोवेशन मिशन है, हमारी कंट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंक्रीज कराने के लिए, उनको जो टैलेंट्स हैं
उनकी जो इनोवेशन है उनको प्रेज करने के लिए प्रोजेक्ट चुनौती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आए प्रोजेक्ट लेके आई है। प्रोजेक्ट चुनौती के अंदर में क्या होता है कि एक चैलेंजेस है, यानी कि इसमें एक चैलेंजेस है स्टार्टअप के बीच में, और उन चैलेंज में जो भी आपके जो स्टार्टअप हैं जो सिलेक्ट होते हैं इसमें, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका लीगल सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज सपोर्ट, और जो आपका जो IPR होता है, यानी कि आपका एक तरह से पेटेंट राइट्स आप बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें फैसिलिटेशन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें किया जाएगा। निधि इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया है। निधि इनिशिएटिव क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इसके द्वारा में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, सक्सेसफुल जो आपके स्टार्टअप्स हैं, उनके जो इनोवेशन है, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको और फ्लोरिश किया जाएगा, उनको न्यूट्रिश किया जाएगा। इसके साथ में प्रयास इनिशिएटिव है। प्रयास इनिशिएटिव के अंदर में क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप। इसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास इनिशिएटिव है। आईडेक्स इनिशिएटिव है हमारी कंट्री का, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम। इसके द्वारा में सेल्फ रिलायंस जो आपका आत्मनिर्भरता है और जो आपका डिफेंस के अंदर में और एरोस्पेस के अंदर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसके लिए आईडेक्स इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में लेके आया गया है। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। अब बात कर लेते हैं जो आपके स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से जुड़े हुए जो आपके चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। एक ये है कि जो आपके इंडियन इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो वो रिस्क लेने में कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, उनके अनविलिंग है, यानी कि रिस्क लेने की जो इंडियन इन्वेस्टर की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम है एज कम्पेयर टू फॉरेन इन्वेस्टर। तो इसको हमको टैकल करने की रिक्वायरमेंट है। एक ब्रांडिंग का इश्यू आता है, यानी कि हमारे जो कंट्री के जो स्टार्टअप्स हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं लेकिन वो उस लेवल पर जाके आपकी ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। क्योंकि आज के समय में एक कल्चर है, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है कि जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं ब्रांड को। तो एक लैक ऑफ ब्रांडिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमको देखने को मिलती है। फाइनेंसिंग की दिक्कत आज भी हमको देखने को मिलती है। एक जो हमारे स्टार्टअप्स है उनके लिए अगर हम एम्प्लॉय की हायरिंग करते हैं तो उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हमको नहीं मिल पाते हैं। रीज़न क्या है कि उनके पास में जो फंडिंग के इश्यू होते हैं, और जो आपके जो हाईली क्वालिफाइड की हम बात करें या फिर हाईली स्किल्ड की बात करें, जितने भी वो लोग होते हैं तो उनको आपको हायर पे आपको ऑफर करना चाहते हैं। तो फंडिंग के इशू की वजह से सूटेबल कैंडिडेट इनको नहीं मिल पाते हैं, जिससे इनको एक इनिशियल फेज में एक बूस्टअप कर सके अपने प्रोडक्ट को लेकर। एक रेगुलेटरी बोटलनेक देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लेकर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है कि जो एप्लीकेशन वगैरह है वो फास्ट हो सके, लेकिन क्या है कि एक नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो अधिक हो जा रहा है और जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है इनको प्रोसेस करने वाली वो कम है। तो कहीं ना कहीं एक बोटलनेक यहाँ पे आपका देखने को मिलता है कि आपके पास में जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा है और उनका जो रिजोलेंस है वो कम हो रहा है। तो रेगुलेटरी बोटलनेक हमको देखने को मिलता है। लोअर सक्सेस रेट भी इंडिया के अंदर में इशू है। एक जो आपके जो टाउन्स हैं और जो रूरल एरिया, यानी कि आपका जो क्षेत्रीय और जो आपका ग्रामीण इलाका है, जो शहरी और ग्रामीण इलाका है, उसके अंदर में आपको एक जो डिजिटल डिवाइड भी देखने को मिलता है कि आपको जो शहरी लोगों में जो आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज अधिक अच्छी आपको देखने को मिलती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती है, या अपने बिजनेस को वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे ये भी हमको देखने को मिलता है। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी सपोर्ट की हमको कमी देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में क्या आ जाता है, आपका रोड आ जाता है, पोर्ट आ जाता है, रेलवेज आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। ये सब चीज़ें हमको इसमें भी हमको कमी देखने को मिलती है। इसके साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं और जो मार्केट की लिमिटेशंस हैं, यानी कि मार्केट की क्या नीड है, क्या वहाँ पर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस लोगों के बारे में अभी भी अवेयरनेस की कमी देखने को मिलती है। तो ये स्टार्टअप इंडिया को लेकर कुछ इनिशिएटिव, जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है उसको लेकर कुछ चैलेंजेस हैं। ये होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सेम मैंने यहाँ पर आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमें फॉलो करना, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेत्रा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ में अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी जाकर इस लेक्चर की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द।